बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 10 के टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर। तो उसका आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट। यानी जो रूट होती हैं वो किस तरह से मिनरल्स और वाटर का जो है वो अपटेक करती हैं, ये हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। भाई आप सब लोगों को पता है कि प्लांट जब भी वाटर या फिर किसी भी मिनरल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है तो वो हमेशा रूट से ही करता है और उसकी रूट्स जो है वो ज़मीन के अंदर ही मौजूद होती हैं। तो ये तो हमारा बाद का जो है प्रोसेस होगा कि वो पानी किस तरह से रूट्स के अंदर जाता है और फिर वो जाइलम टिश्यू तक जाके पहुंचता है। उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रूट के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझें ताकि हम वाटर की कंडक्शन को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इस इमेज के ज़रिए हम जो है वो रूट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। भाई आप लोगों ने देखा होगा जो रूट होती है उसके ऊपर कुछ बालों की तरह स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, उन्हें कहा जाता है रूट हेयर्स। मैं इनका काम भी आप लोगों को बता देता हूँ और ये रूट हेयर कैसे बनते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन पहले थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं रूट के ऊपर। भाई देखो ये हमारे पास एक पूरी की पूरी जो है वो इन्होंने रूट दिखाई हुई है, ये सारी की सारी। यहाँ से मैंने एक छोटा सा पीस निकाला है और ये जो है वो छोटा सा पीस मैं निकाल के आया हूँ, इसको मैं और भी बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब हम रूट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रूट की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे कहा जाता है एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मल सेलों की बनी हुई। सही है। और फिर उस एपिडर्मिस को क्रॉस करके हम अंदर की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो कुछ सपोर्टिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये सपोर्टिंग टिश्यू है जो रूट को सपोर्ट देता है, कॉर्टिकल सेल्स का बना हुआ होता है या कॉर्टेक्स सेल्स का बना हुआ होता है। अच्छा, अब आप अगर रूट के सेंटर की बात करेंगे तो रूट का जो सेंटर है वो कहलाता है स्टील। ठीक है, जिस जिस तरह से मैं बीच में आपको दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा क्या कहलाता है, स्टील। अब इसके अंदर ना दो किस्मों के टिश्यू मौजूद होते हैं, एक को कहा जाता है सॉफ्ट टिश्यू, समझने की कोशिश करना, और दूसरे को कहा जाता है वैस्कुलर टिश्यू। अब आप सब लोगों को बताया कि वैस्कुलर टिश्यू के अंदर कितनी चीजें आती हैं, दो। एक आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम। फिलहाल हम फ्लोएम के ऊपर कोई डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पानी की और मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जाइलम की। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे जो बाहर वाली लेयर है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, जो कि एपिडर्मल सेलों की बनी हुई है। उसको क्रॉस करके अंदर जाएंगे तो कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं जिन्हें कॉर्टेक्स कहा जाता है। जो बीच वाला रूट का रीजन होता है उसे स्टील हम कहते हैं। और मैंने कहा कि स्टील के अंदर दो किस्मों के टिश्यू होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट टिश्यू, दूसरे होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू दो किस्मों के होते हैं, फिर एक जाइलम दूसरा फ्लोएम। फ्लोएम के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, जाइलम के ऊपर करेंगे क्योंकि हम वाटर और मिनरल की बात कर रहे हैं। सॉफ्ट टिश्यू जो है वो दो किस्मों के होते हैं, एक को कहा जाता है एंडोडर्मिस और दूसरे को कहा जाता है पेरीसाइकल। ये वाटर की कंडक्शन के अंदर जो है मदद करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर भी इनका थोड़ा बहुत रोल होता है। बहरहाल जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो दो किस्मों के, ये लिखा हुआ है, एक है एंडोडर्मिस और दूसरा है पेरीसाइकल या जिसे हम दूसरा कैम्बियम भी कहते हैं। और जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वो भी दो होते हैं, एक फ्लोएम और दूसरा हमारे पास जाइलम। तो ये था रूट का स्ट्रक्चर जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना। अच्छा, अब अगर हम रूट की बात करें तो जो रूट का जो एपिडर्मल सेल होता है, सबसे जो बाहर वाली एपिडर्मिस होती है, जाहिर सी बात है एपिडर्मल सेलों की बनी हुई होगी। तो एपिडर्मल सेल क्या करते हैं, अपने साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट करते हैं, इस तरह से थोड़ा सा बाहर खींच के आते हैं। तो साइटोप्लाज्म की ये जो प्रोजेक्शन है एपिडर्मल सेलों की, ये कहलाती है रूट हेयर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फुली ग्रोन रूट हेयर। तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा क्या है, रूट हेयर है, जो कि कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, नया सेल नहीं है, वही एपिडर्मिस का एपिडर्मल सेल है जिसका साइटोप्लाज्म थोड़ा सा क्या हो चुका है, बाहर एक्सटेंड हो चुका है, बाहर निकल चुका है। जिस तरह से ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, ये थोड़े थोड़े निकल रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये न्यूली ग्रोइंग रूट हेयर्स है। अच्छा भाई, अब इस तरह की हरकत ये क्यों करता है, तो आओ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, आपको ये भी समझा देते हैं। मैंने कहा जो एपिडर्मिस है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो कि एपिडर्मल सेलों की बनी हुई होती है, भाई मैंने बिल्कुल सही कहा। फिर मैंने कहा कि उसके नीचे एक सपोर्टिंग टिश्यू होता है जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, सपोर्टिंग टिश्यू बिलो दी एपिडर्मिस। फिर मैंने कहा कि हम अगर सेंट्रल पार्ट की बात करें तो उसे स्टील कहा जाता है, उसके अंदर आपको दो टिश्यू मिलते हैं, एक सॉफ्ट टिश्यू जिसमें एंडोडर्मिस आ जाता है और पेरिसाइकल, ये वाटर की कंडक्शन में मदद करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में भी मदद करते हैं, सपोर्ट में भी मदद करते हैं। दूसरे होते हैं वैस्कुलर टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। फ्लोएम के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, आगे करूंगा, फिलहाल नहीं करूंगा। और जाइलम की अगर हम बात करें तो ये वाटर की कंडक्शन के अंदर क्या करता है, मदद करता है। अब हमने रूट हेयर से पानी को जाइलम तक पहुंचाना है, ये हमारा टारगेट है और ये हमने देखना है कि किस तरह से पहुंचता है। अच्छा,
अब भाई मैंने कहा कि थोड़ा सा हम रूट हेयर को भी पढ़ लेते हैं। तो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो थोड़े से इलोंगेट हो जाते हैं और रूट हेयर्स बना लेते हैं, आप लोगों ने खुद इमेज के अंदर देखा। इस तरह की हरकत क्यों करते हैं? क्योंकि रूट हेयर से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन होगी। हम पढ़ते हैं ना, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वाटर और मिनरल्स की क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। और प्लांट यही चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकूं। तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने जो एपिडर्मल सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा एलोंगेट करके कुछ बालों नुमा स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे रूट हेयर्स कहते हैं। अच्छा, दूसरा रूट हेयर की एबिलिटी होती है कि ये स्टिकी बहुत होते हैं, यानी जो भी चीज इनके साथ आती है वो चिपक जाती है। तो आपने कभी छोटा प्लांट, अब बड़ा प्लांट तो आपसे नहीं निकलेगा, जो छोटा प्लांट है जब आप उसको जमीन से निकालते हो ना तो आप देखोगे ना उसकी रूट के साथ मट्टी चिपकी हुई होती है, सॉइल के पार्टिकल चिपके हुए होते हैं। आप जितना उसको हिलाएं शेक करें ना वो फिर भी मट्टी उसके साथ चिपकी रखती है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उसको वॉश नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि जो रूट हेयर्स होती है ना इनकी नेचर स्टिकी होती है और ये सॉइल के पार्टिकल के साथ चिपक जाती है, एडहेयर हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पानी मट्टी के अंदर किस तरह से इन्वॉल्व होता है। देखो ये हमारे पास एक मट्टी है, पूरी सॉइल है, और उस सॉइल के अंदर ये सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल है इस तरह से, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल है। अब ये जितने भी मैंने सॉइल पार्टिकल बनाए हैं, पानी इन सॉइल पार्टिकल के अंदर नहीं होता, ये आप लोगों ने याद रखना है। पानी और जो मिनरल्स होते हैं वो इस सॉइल पार्टिकल के ऊपर इस तरह से लगे हुए होते हैं, इस तरह से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोयल पार्टिकल्स आर कवर्ड विथ वाटर एंड मिनरल्स। सोयल का पार्टिकल होगा, उसके ऊपर जो है क्या लगे हुए होते हैं, वाटर और मिनरल के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं, ताकि रूट हेयर जो है वो उनको आसानी से क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, वाटर को भी और मिनरल। तो आपको पूरा रूट का स्ट्रक्चर भी समझ आ गया, आपको रूट हेयर का स्ट्रक्चर भी समझ आ गया, कैसे बनता है, पर्पस भी समझ आ गया। और हमने ये भी देख लिया कि जो मट्टी का पार्टिकल होता है उसकी पानी और मिनरल के साथ अटैचमेंट किस तरह से होती है। तो उम्मीद है कि ये वाली स्लाइड आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलो भाई ठीक है, ये इमेज भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो पानी है वो रूट से लेके जाइलम टिश्यू तक कैसे जाता है। तो यहाँ पे कुछ पाथवे इन्होंने बताए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्मों के 3 पाथवे होते हैं। मैं आपको इस इमेज के जरिए वो तीनों पाथवे समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम उन पाथवे के ऊपर नाम रखते जाएंगे। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं ये एपिडर्मिस है, यानी एपिडर्मल सेल है, ये कॉर्टेक्स के सेल हैं, ये एंडोडर्मिस के सेल हैं, ये पेरिसाइकिल है, और ये आपका आ गया जाइलम। और यहाँ पे हम ये रूट हेयर भी बना लेते हैं, ये हो गया रूट हेयर। और ये हो गए स्वेल के क्या पार्टिकल, ये सारे के सारे क्या है, स्वेल के पार्टिकल। और इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, हम इससे बना लेते हैं, चलो इस पेन से बना लेते हैं। इनके ऊपर ये क्या लगे हुए हैं, इनके ऊपर ये पानी और मिनरल्स के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, जो कि ये रूट हेयर्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। चलो भाई ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होगा, रूट हेयर पानी और मिनरल, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे, एपिडर्मल सेलों को देंगे। एपिडर्मल सेलों से निकल के कॉर्टेक्स वाले में जाएंगे, फिर एंडोडर्मिस में जाएंगे, फिर पेरिसाइकल में जाएंगे, और देन फाइनली जाइलम तक पहुंच जाएंगे। भाई यहाँ तक किससे समझ आ गया? ये जो डायरेक्शन है रेडियल डायरेक्शन कहलाती है। कौन सी डायरेक्शन कहलाती है? रेडियल डायरेक्शन। और इस ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है लेटरल ट्रांसपोर्ट। तो ये दो लफ्ज आपको याद रहेंगे। तो पानी की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है जाइलम तक की, रूट से जाइलम तक की, ये याद रखना। प्लांट की बॉडी के अंदर की ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहा मैं, रूट से जाइलम तक की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको कहा जाता है लेटरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी कहलाती है? रेडियल डायरेक्शन। ट्रांसपोर्ट कौन सी कहलाती है? लेटरल ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको यहाँ पे पढ़वा भी देता हूँ कि वाटर एंड मिनरल्स एंटर इनटू द एपिडर्मल सेल फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट हेयर्स, बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादा परमिएबल होती है। फिर एपिडर्मल सेल से पानी निकलेगा, कॉर्टेक्स में जाएगा, एंडोडर्मिस में जाएगा, पेरिसाइकल में जाएगा, और फाइनली जाइलम टिश्यू तक पहुंच जाएगा। अब ये कहता है कि एपिडर्मल सेल से लेके जाइलम तक की जो जर्नी है ये डायरेक्शन रेडियल होती है, और इस डायरेक्शन के लिए जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको लेटरल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब आप सब लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये पानी एक सेल को क्रॉस करके दूसरे सेल में कैसे जा रहा है, कौन सा पाथवे लेके जा रहा है? तो आपकी बुक के अंदर 3 मुख्तलिफ किस्मों के पाथवे लिखे हुए हैं। एक है एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे, तीसरा है सेल टू सेल पाथवे, या जिसे हम वैक्यूलर पाथवे कहते हैं।
ये बहुत बहुत ज़्यादा आसान है और बच्चों को ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो इनको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बच्चों तक डिलीवर नहीं कर पाते और बच्चों के इनके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाते। तो इंशाल्लाह आज हम आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं उन 3 पाथवे को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस इमेज के ज़रिए समझेंगे, फिर एंड में जिस तरह से अमूमन मैं आप लोगों को थ्योरी समझा देता हूँ, वो मैं आपको समझा दूँ। एक सबसे हम पहला पाथवे पढ़ लेते हैं और ये पाथवे जो मैं पढ़वाने लगा हूँ, ये पाथवे है सेल टू सेल पाथवे। ठीक है? सेल टू सेल पाथवे या इसका दूसरा नाम है वैक्यूलर पाथवे। ये भी बताऊँगा कि इसको वैक्यूलर पाथवे क्यों कहा जाता है। सबसे पहले पानी आया रूट हेयर्स के अंदर, भाई चलो पानी आया। आने के बाद इस एपिडर्मल सेलों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, यानी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर इसकी सेल वॉल को क्रॉस करेगा, फिर सेल के अंदर आ जाएगा और सेल के अंदर ये वैक्यूल पड़ा हुआ है और ये पानी किस में चला जाएगा, वैक्यूल में चला जाएगा। फिर वैक्यूल से निकलेगा, दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन में जाएगा, सेल वॉल में जाएगा और फिर उसी दूसरे सेल के वैक्यूल में जाएगा। फिर उस सेल के दूसरे सेल के कोर्टेक्स वाले सेल के वैक्यूल से निकलेगा, एंडोडर्मिस वाली सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में, फिर सेल वॉल में जाएगा, फिर इसके वैक्यूल में आ जाएगा। फिर इसके वैक्यूल से निकलेगा, फिर अगले सेल यानी पेरीसाइकिल के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, उसकी सेल वॉल को क्रॉस करेगा, फिर उसके वैक्यूल में आएगा और वैक्यूल से निकल के जाइलम तक पहुंच जाएगा। तो ये वाला जो पाथवे है, इस पाथवे को कहा जाता है सेल टू सेल पाथवे या वैक्यूलर पाथवे, क्योंकि पानी वैक्यूल के अंदर भी जा रहा है। समझ आ गया आप लोगों को? दिस इज योर फर्स्ट पाथवे, ये आपका पहला पाथवे था। ओके, क्लियर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पाथवे की तरफ, जो कि बहुत बहुत ज्यादा आसान है। भाई आप लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। ये मान लो कि प्लांट की क्या है, सेल वॉल है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है नॉन लिविंग होती है। अच्छा, प्लांट की जब सेल वॉल नॉन लिविंग होती है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्लांट के दो सेलों के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होती है। तो हमने ये पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि प्लांट की सेल वॉल में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे डिपोजिशन नहीं होती, जहाँ पे कोई किसी भी चीज की लिग्निन वगैरह की डिपोजिशन नहीं होती, ताकि वो वहां से मरी हुई ना हो, ताकि वो वहां से रूट बना रहे, ताकि दो सेलों का साइटोप्लाज्म, इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के साइटोप्लाज्म से जुड़ा रहे। इसके लिए हमें साइटोप्लाज्म में कुछ जगहें सेल वॉल में कुछ जगहें रखनी पड़ेंगी, ताकि इन दो सेलों का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा रहे। और उन जगहों को हमने किसका नाम दिया था, याद है आपको? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जब सेल वॉल पढ़ा था, प्लाज्मोडेस्माटा का। प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल के पास वो जगहें होती हैं जहां पे लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती, ताकि दो सेलों का साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो, जुड़ा रहे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब दूसरा पाथवे बताने लगा हूं। सबसे पहले पानी आया रूट हेयर के अंदर, फिर एपिडर्मल के सेल के अंदर गया, सेल में जाने के बाद वो सीधा रास्ता लेगा इस प्लाज्मोडेस्माटा वाला। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा में जाएगा। ये एरो भी आपको दिखा रहे हैं, देखो ये एरो भी आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं। मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ ताकि हमारी हाईलाइटिंग अच्छी हो। चलिए, चलिए, ये वाला लेते। ओके, तो ये देखो, फिर आया प्लाज्मोडेस्माटा में पानी, फिर इस सेल से निकल के इस सेल वाल के प्लाज्मोडेस्माटा से, फिर इस सेल वाल के प्लाज्मोडेस्माटा से, फिर पेरीसाइकिल से निकल के कहाँ चला गया, जाइलम में चला गया। तो पानी मूव कर रहा है कहाँ से, प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा। इस तरह के पाथवे को क्या कहा जाता है, सिम्प्लास्ट पाथवे। ये लिखा हुआ है नीचे, सिम्प्लास्ट पाथवे। सेल टू सेल पाथवे भी क्लियर हो गया, सिम्प्लास्ट पाथवे भी क्लियर हो गया। सिम्प्लास्ट पाथवे में जो पानी मूव करेगा वो वैक्यूल वैक्यूल में नहीं करेगा, सेल वाल टू सेल वाल नहीं करेगा, वो कहाँ से करेगा, सेल वाल के अंदर जो वो जगह है जहाँ पे डिपोजिशन नहीं होती, जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा, वहां से करेगा। दूसरा पाथवे भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे पाथवे की तरफ, अपने थर्ड पाथवे की तरफ। इसको समझने की कोशिश करना। देखो, आप सब लोगों को पता है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग होती है, वो पानी से मोहब्बत करती है, पानी को आने की इजाजत देती है। जबकि सेल मेम्ब्रेन की बात करें ना, वो पानी से नफरत करती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। जबकि हम प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो वो हाइड्रोफिलिक होती है, पानी को आने की इजाजत देती है। तो क्या होगा, पानी इस सेल वॉल में आएगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा। पानी क्या होगा, रूट हेयर से सेल वॉल में जाएगा, पहले एपिडर्मिस की सेल वॉल में, फिर कोटेक्स की सेल वाल में जाएगा,
फिर एंडोडर्मिस की जैसे सेल वाल में जाएगा तो पानी एक स्टेज पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि सर पानी यहाँ पे क्यों रुक गया, और एक नया स्ट्रक्चर भी आप लोगों को नजर आ रहा है। पानी यहाँ पे इसलिए रुक गया क्योंकि जो एंडोडर्मिस होती है उसकी जो सेल वाल है उसके अंदर एक वैक्सी मटेरियल भरा हुआ होता है, लिपिड का मटेरियल भरा हुआ होता है, जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है। ठीक है, ये वैक्स का बना हुआ एक मटेरियल है, और आप सब लोगों को पता है कि वैक्स एक लिपिड की क्लास है, तो परेशान होने की तो जरूरत नहीं है इसमें। वैक्स एक लिपिड की क्लास है और ये मटेरियल एंडोडर्मिस की सिर्फ सेल वाल में मौजूद होता है, और इस वैक्सी मटेरियल को कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है। और वैक्स की और पानी की आपस में दुश्मनी है, जिस तरह से अभी इमरान खान और हमारे साथ आर्मी की आपस में जो है वो दुश्मनी चल रही है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप खुद समझदार हैं। तो इसी तरह से वैक्स की और पानी की आपस में नहीं बनती। तो भाई अब क्या करें, पानी तो एंडोडर्मिस में आके रुक गया, आगे तो जा नहीं सकता, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, वैक्सी लेयर बनी हुई है, ये इसको आगे जाने नहीं दे रही। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपकी एंडोडर्मिस की जो सेल वाल है, हम इससे कुछ आयंस निकाल कर पानी को हम नीचे फेंकेंगे, सेल वाल से निकाल के हम साइटोप्लाज्म की तरफ फेंकेंगे, वैक्यूल की तरफ फेंकेंगे, क्योंकि आगे तो हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया ना सेल वाल से, तो आगे जा नहीं रहा। तो हम पानी को साइटोप्लाज्म की तरफ बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे, आपको याद है कि हमने कहा था कि जिस जगह सोल्यूट ज्यादा होता है पानी वहां पे मूव करता है, ये इसकी गंदी आदत होती है पानी की, जहां पे सोल्यूट ज्यादा देखेगा ना वहां पे मूव करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एंडोडर्मिस की सेल वाल से सोल्यूट निकाल के, ये सोल्यूट निकाल रहा हूं और इसको मैंने कहां पे भरना शुरू कर दिया, साइटोप्लाज्म में भरना शुरू कर दिया। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा, यहाँ पे साल्ट ज्यादा हो जाएगा, तो पानी खुद ब खुद इसके पीछे खिंचा चला आएगा, है ना, खिंच के आ जाएगा। फिर क्या होगा, एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म से होता हुआ ये पानी फिर दोबारा, अब इसकी मर्जी है कि ये सेल वाल अगले पेरीसाइकिल की सेल वाल में चला जाए, यानी कि ये अपने इसी पाथवे को कंटिन्यू करे, या इसकी मर्जी है कि ये इस प्लाज्मोडेस्माटा वाले पाथवे से चला जाए, या इसकी मर्जी है कि ये वैक्यूलर पाथवे से चला जाए। अब इसके पास सारे दरवाजे खुले हुए हैं। मसला सिर्फ किसने क्रिएट किया था, इस कैस्पेरियन स्ट्रिप ने मसला क्रिएट किया था। ये पानी को आगे जाने नहीं दे रहा था क्योंकि ये वैक्स का बना हुआ था। तो ये भी बहुत चालाक है, सेल वाल ने क्या किया, एंडोडर्मिस के आयन निकाले और कहाँ भर दिए, साइटोप्लाज्म में। यहाँ का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक कर दिया, पीछे पानी खुद खींचा चला आया। जैसे साइटोप्लाज्म में आ गया, तो साइटोप्लाज्म में आने के बाद दोबारा से क्या करेगा, पेरीसाइकिल की सेल वाल में चला जाएगा। अब यहाँ तो कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है ना, इस तरह का पाथवे जिसमें पानी सेल टू सेल, सेल वाल टू सेल वाल चलता जाए, आप देख रहे हैं सेल वाल टू सेल वाल चलता जाए, और एंडोडर्मिस में आके वो अपना रास्ता चेंज करे, फिर चेंज करने के बाद वो दोबारा सेल वाल में चला जाए, इसको कहा जाता है एपोप्लास्ट पाथवे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसकी मर्जी है, ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है, ये एंडोडर्मल सेलों के बाद एपोप्लास्ट पाथवे को ही कंटिन्यू करे, इसकी मर्जी है। सेल टू सेल पाथवे को कंटिन्यू करे, इसकी मर्जी है, क्योंकि पानी तो अंदर आ चुका है। प्लाज्मोडेस्माटा को कंटिन्यू करे, इसकी मर्जी है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि ये अपना एपोप्लास्ट पाथवे ही रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों पाथवे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब मैं इसकी जो है वो थ्योरी थोड़ी सी आप लोगों को समझा देता हूँ, पढ़वा देता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमारे पास कौन सा पाथवे था, सेल टू सेल पाथवे था। मार्कर चेंज करें, अपना लाल रखते हैं। सबसे पहले वाटर एंटर हुआ रूट हेयर्स के अंदर, फिर एक सेल के अंदर आया, सबसे पहले सेल वाल को क्रॉस किया, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, वैक्यूल के अंदर आया, फिर दूसरे सेल के साथ भी वही पाथ लिया, और फाइनली जाइलम टिश्यू तक पहुंचा। इस पाथवे को क्या कहते हैं, सेल टू सेल पाथवे या वैक्यूलर पाथवे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये हो गया क्लियर। दूसरा पाथवे हमारे पास कौन सा था, सिम्प्लास्ट पाथवे। इस पाथवे के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि सेल वाल के अंदर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती, ताकि दो सेलों का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा रहे। उन जगहों को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। और इस प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से दो सेलों को साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जुड़ा हुआ है ना। अगर मैं कहूँ कि इसका साइटोप्लाज्म कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इस प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ा हुआ है। सही है। अच्छा, वाटर सबसे पहले एंटर होगा रूट हेयर्स के अंदर, एक सेल के अंदर जाएगा, फिर दूसरे सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा से, फिर तीसरे सेल के अंदर, फिर चौथा, और फाइनली जाइलम के टिश्यू तक पहुंचेगा। इस पाथवे को कहा जाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, एपोप्लास्ट पाथवे के।
सबसे पहले पानी इंटर होगा रूट हेयर्स के अंदर, फिर एक सेल से क्रॉस होकर दूसरे सेल में जाएगा थ्रू दी सेल वाल बीइंग हाइड्रोफिलिक, क्योंकि उसकी नेचर क्या है हाइड्रोफिलिक सेल वाल की, वो पानी से मोहब्बत करती है, उसको आने देगी। इस पाथवे को कहा जाता है एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन इसका मसला मैंने क्या बताया कि जैसे पानी पहुंचता है किसकी सेल वाल के पास, एंडोडर्मल जो सेल है उनकी सेल वाल के पास, तो वहां पे जो उसका बढ़ता हुआ फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहां पे एक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होती है जो कि एक वैक्सी मटेरियल है, किसका बना हुआ है, सुबिरिन और लिग्निन, ये दोनों वैक्सी मटेरियल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एंडोडर्मल सेलों से क्या होगा, वाटर दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, सिम्प्लास्ट रास्ता जो है वो इख्तियार करेगा। एंडोडर्मल सेल एक्टिवली एनर्जी खर्च करके, पैसे खर्च करके साल्ट जो है वो ट्रांसफर करेगा पेरीसाइकिल सेलों के अंदर, ताकि वहां का एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक हो जाए और वाटर उसकी तरफ आसानी से खींचा चला है। फिर वहां से एंडोडर्मल सेलों से पानी निकल के पेरीसाइकिल में जाता है। अब उसकी मर्जी है कि वो जाइलम टिश्यू में अपने सिम्प्लास्ट पाथवे से जाए या अपने ही पाथवे एपोप्लास्ट को कंटिन्यू। बहुत आसान है, कहीं कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी जो आप लोगों को समझ ना आई हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।